बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए अभी तक क्लास। अब मैंने मैसेज तो डाला था, और मैसेज जब डालते हैं तो मेरे ख्याल से सबके पास नोटिफिकेशन जाता ही है। तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया था? अच्छा। अब एक्चुअली फ्राइडे की छुट्टी पड़ गई तो हमने कहा सैटरडे को कर लेते हैं, कल नहीं करते हैं। आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे आ रहे हैं। आज केस स्टडी सबमिशन का भी लास्ट डेट है। ज्यादातर बच्चों का मुझे लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई है। इसके बाद भी किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ करके इसको जमा कर दीजिए टाइमली सभी लोग। अभी तक मेरे पास ओनली 8 केस स्टडीज आई हैं। So in last lecture we were discuss about the collaboration tools, जिसपे हम लोग ने पहला टूल पढ़ा था, that was electronic communication tools, means electronic mail, voice mail, fax, web publishing system. सेकेंड जो आपका टूल था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जिसमें डेटा कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, चैट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसिंग टूल। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो देयर इज नो नेसेसरी टू प्रेजेंट रिसीवर एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, बट in electronic configuration tool it is must and necessary condition that receiver end must be present during the conversation or the conferencing. Now third is collaboration work management tool. This helps people accomplish or manage joint work activities, जिसमें कि different tools इसमें जो होते हैं, पहला कैलेंडरिंग एंड शेड्यूलिंग। पहले कैलेंडरिंग से पहले आप शेड्यूल डिस्कस कर लीजिए। हमने आपको जब एसडीएलसी डिस्कस किया था तो उसमें भी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, दिस विल बी कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग टूल, जिसके कॉन्टेक्स्ट में दो टूल हमने आपको बताए थे जो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सिस्टम में होते हैं, पर्ल चार्ट एंड गैंट चार्ट।
ये यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये आपको वहां पे मिलेगा। PERT चार्ट एंड गैंट चार्ट, so that you are able to make proper schedule during the entire development procedure। इसमें आप क्या करते हैं, पूरा शेड्यूल बनाते हैं SDLC के सारे फेजेस का, एज वेल एज जो आपका डिवोट टाइम है या आपने जो प्रपोज टाइम डिवोट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर टास्क या फेज को कंप्लीट करने के लिए, वो ऑलरेडी आप बना लेते हैं। गैंट चार्ट पर चार्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि गैंट चार्ट जो क्रिटिकल कंडीशन है आपकी, या क्रिटिकल सेक्शन फैक्टर है, इसको वो आप इंक्लूड नहीं करता है। क्रिटिकल कंडीशन वो होती है कि जो डेडलाइन, सपोज देयर आर सम रिस्क और द कंडीशन by which you are not able to complete the task as per the allotted schedule। तो क्या होता है उसमें, जो हैट्रिक सोल्यूशन होता है या हैट्रिक सिस्टम आपका जो होता है, उसके थ्रू या उस प्रोसेस से बचने के लिए, उस प्रोसेस से ना गुजरते हुए उसको कैसे कवर अप करें और टास्क अपना कंप्लीट कर दें। वो टास्क कंप्लीट कैसे कर देंगे, उस हैट्रिक शेड्यूल को कैसे फॉलो करेंगे, by increasing the working hours or by increasing the personnel or the manpower। So this particular section or the scenario is known as critical section या critical factor या critical condition। जो पर्टिकुलर जो टाइम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करिए कि मैंने आपको केस स्टडी ऑलरेडी शायद 15 या 16 अक्टूबर को गूगल क्लासरूम में अपलोड की थी। 31 लास्ट डेट है मेरे पास। मैंने भी बताया, कल तक मैंने दोपहर तक चेक किया था तो ओनली के 8 केस स्टडीज का सोल्यूशन आया था मेरे पास। लेकिन अभी बच्चे जो हैं, बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है या अभी रन टाइम पे ही वो हैट्रिक शेड्यूल को फॉलो करेंगे। उनको लगे कहीं मेरा लेट ना हो जाए बाय मींस, कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जो प्रॉपर गाइडलाइन या उनको जो टाइम डिवोट करना चाहिए ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ आंसर इन केस स्टडी, वो भी उसको वायलेट करेंगे, तो आंसर भी कहीं ना कहीं सफर होगा। अब वो कोई और मेथड भी यूज करेंगे। तो ये जो कंडीशन होती है, जो बोला कि आज जमा करना है, ये जो लास्ट के 1-2 दिन या जो 2 या 3 आवर्स होते हैं, ये कंडीशन ये होता है, आपको पता होता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन। तो दिस इज हेल्ड बाय और द मॉनिटर्ड विद द PERT chart only। This is the basic difference between Gantt chart and PERT chart, which is tool of scheduling using electronic calendar and other features automatically schedule, notify and remind the network member of team as well as your work group of meeting, appointment and other events। For example, जो आपका Google कैलेंडर है, गूगल कैलेंडर में भी अगर आप चीजें मेंशन करने का अपना टाइम टेबल पूरा उसमें मेंशन कर देंगे तो वो डेली टू डेली आपको रिमाइंड कराता रहता है, बाय विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टास्क ऑफ द डे, योर ड्यूटीज ऑफ द डे। सेकेंड जो आपका पॉइंट होता है, दैट इज द टूल ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क मैनेजमेंट, साथ में जो आप करते हैं। सेकेंड होता है टास्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। I will provide detailed note and comparative study। जितने भी तीनों हम लोगों ने टूल डिस्कस किए उनकी comparative study का ही पूरा एक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो टास्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मींस इसमें आपके काम क्या क्या होते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द वर्क ऑफ मॉड्यूलर सिस्टम और द कोलैबोरेटिव वर्क ग्रुप सिस्टम। सो मैनेजिंग टीम, वर्क ग्रुप प्रोजेक्ट बाय शेड्यूल ट्रैकिंग एंड चार्टिंग the completion status of task with a project। भाई टास्क का मतलब ये आपका इंडिविजुअल टास्क नहीं है, टास्क टीम का होता है, और टीम के बाद जो टास्क होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम लीडर टू रिप्रेजेंट द टास्क और द आउटपुट ऑफ द टीम। So this is also done with the help of task and project management in the context of collaborative work management tool। थर्ड है आपका वर्क फ्लो सिस्टम। दिस इज अनदर
work management tool or collaborative work management tool which helps network knowledge workers collaborative to accomplish as well as manage the flow of structure, work tasks and electronic document processing within a business procedure. इसका कॉमन एग्जाम्पल है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. अभी हम आपको जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है बाय विच यू आर एबल टू डिफाइन और द सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ फ्लो प्रोसीजर्स. जितना भी टास्क है वो जैसे फ्लो चार्ट आप बनाते हैं. फ्लो चार्ट क्या होता है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टास्क और द प्रोसेस. और ये स्मॉल प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के लिए होता है. लेकिन वर्क जो फ्लो चार्ट है या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के लिए बनाया जाता है. इसमें हियरार्की ऑफ द प्रोसेस, हियरार्की ऑफ द टास्क कैन बी मेंशन इनटू अ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेटिव वे so that all team and the team members are able to understand the actual task performed by their team as well as also individual person या members. ये सब अच्छे से पता कर लेते हैं. पूरा हियरार्की एक बनी होती है कि किसका क्या क्या टास्क है और सब कुछ. ऑलरेडी आई टोल्ड यू दिस इज डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग. ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है. बाकायदा पूरा एक प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से. जब आपको ड्यूटी बनाई जाती है, ड्यूटी असाइन की जाती है तो उसमें आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चार्टर ऑफ ड्यूटीज एंड एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव और क्या करना है वो पूरा रहता है. वेन एवर यू डन योर वर्क, ये भी आप प्रोसेस के थ्रू एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में कि ये ऑब्जेक्टिव था, ये आपने प्रोसेस किया, ये कंक्लूजन किया, इसी फॉर्म में ही अपने टीम लीडर या जो आपका सुपीरियर होता है उसको रिपोर्ट करते हैं. सो दिस इज द वर्क फ्लो सिस्टम. एक पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट होता है पूरे टास्क का. फोर्थ इंपॉर्टेंट टूल दैट इज योर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. नॉलेज मैनेजमेंट और द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम यू कैन से दैट. तो जो नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब यू कैन से दैट द डिक्शनरी और द गाइडलाइन जो कि आपको बताते हैं टाइम टू टाइम कि कौन सा टास्क कब करना है, टास्क करना कैसे है, टास्क का मीनिंग क्या है. आल्सो ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन क्रिएटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम will be work together into a single information system. This includes managing project, enterprise document libraries, discussion database, hypermedia, websites and other type of knowledge base by which you are able to understand the working and the functional area. Functional, you can also say that cross functional areas. जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली इंक्लूड रहते हैं. एक छोटा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे तब भी उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके इंक्लूड होते हैं. जैसे किसी भी आप इन्वेंट्री सिस्टम बना रहे हैं जिसका अपना प्रोडक्ट मंगाने का, मैन्युफैक्चर करने का काम है और बाद में सेल का काम है. तो वहां जो मैं कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके यूजुअली इंप्लीमेंट होते हैं. जैसे पहला मार्केटिंग हो गया, सेकेंड में प्रोडक्शन हो गया, थर्ड में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मीन जितने भी एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बेनिफिट्स, उनके मोटिवेशन फैक्टर्स और डिफरेंट पर्सनल जो कि उनके वेजेस और डिफरेंट ड्यूटीज गोल्स के साथ अटैच्ड है एंड फंडामेंटल राइट्स. उसके साथ ही साथ अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी साथ में इंक्लूड होता है. सो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम वर्क विद अ सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम. दिस इज आल्सो नोन समटाइम एज अ क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम.
मीन्स एक ही इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क करते हैं, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नाउअडेज कि जब भी आप बनाए तो पूरा मैनेज करें। द सॉफ्टवेयर विच वी आर यूजिंग इन अवर इंस्टीट्यूशन, जिसको पीपल सॉफ्ट के नाम से आप जानते हैं, तो वो मैंने आपको बताया, उसके भी 2 से 3 मॉड्यूल हैं। जैसे एक मॉड्यूल हम लोग कॉमन यूज करते हैं, आप और हम, वो है कैंपस, जिसमें आपसे और हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, क्लास कंडक्शन, अटेंडेंस, आपका परफॉर्मेंस रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट और द असाइनमेंट टास्क, जितने वो बना होता है। एक HRMS बना हुआ है हमारे लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो HRMS का अलग मॉड्यूल बना है, जिसमें हम लोगों का लीव, हम लोग का अकाउंटिंग सिस्टम, सब कुछ ऐड है। वो उसका दूसरा मॉड्यूल बना है। सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम पीपल सॉफ्ट या ERP है, बट उसमें वो दूसरा मॉड्यूल है। और तीसरा जो हमारा लोकल इंटरनल सर्वर चलता है, जिसको मेल सर्वर कहते हैं, या शेयर, जैसे शेयर वाला सिस्टम होता है, शेयर इंफॉर्मेशन या शेयर मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी हमारा होता है, जिसमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह पब्लिश होती है। और ऐसा एक हमारा स्टोर है, स्टोर डिपार्टमेंट है। तो एक पीपल सॉफ्ट में हमारे 4 मॉड्यूल एक साथ वर्क कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ knowledge management system. If you are able to understand the dictionary or the basic knowledge of the system, then you are able to build or provide a satisfactory solution for your end user or the customer. So these are the 4 important tools, collaborative work management tools. तो 3 हमने आपको बताए थे कि जो आपका इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम था, उसके 3 वेरियस टूल्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। थर्ड है आपका कोलैबोरेटिव वर्क मैनेजमेंट टूल, जिसमें पहला कैलेंडरिंग एंड शेड्यूलिंग है, सेकंड है टास्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, थर्ड है वर्कफ्लो सिस्टम, एंड फोर्थ इज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ये तो हम लोग दूसरे टास्क की ओर बढ़ेंगे। सभी को समझ में आ गया? आश्रय, ठीक। नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो अभी हम लोग ने आपको बताया डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअली दीज आर नोन एज बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस पर्पज से बनाते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके इंक्लूड होते हैं। सो अ बिजनेस एंड यूजर, it is important that you have specific understanding about the information system, जो मैंने आपको अभी बताया, and also affect a particular business function, जिसमें आपका मार्केटिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका जो होता है मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है। देखिए, सबसे पहला होता है मार्केटिंग, दूसरा है प्रोडक्शन ऑपरेशन। अब प्रोडक्शन चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन हो या आप खुद जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो भी प्रोडक्शन है। जब आप किसी के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं और ये प्रोडक्ट आपका बनता है विद सपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर मैनुअल, देन इट बिकम्स अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑपरेशन। थर्ड वन इज, क्योंकि जितने भी पर्सन है वो आपके पास काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट आप पूरा मेंटेन कर रहे हैं, तो तुरंत तीसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम या एक वर्क सिस्टम आपका यूज होता है, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जहां पे भी आप मैन पावर यूज कर रहे हैं,
जहां पे आपके अंडर में 2 या 3 या उससे ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं तो उनके बेनिफिट, सैलरी तो उनका फंडामेंटल राइट है, इसके अलावा उनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन फैक्टर, डिफरेंट वेजेस, डिफरेंट पर्क्स, these are the fundamental right now become for a good systemized organization system. ये इनका फंडामेंटल राइट हो जाता है। साथ ही साथ अकाउंटिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टॉप मैनेजर और द एग्जीक्यूटिव लेवल और योर पर्सनल या मैन पावर विच इज वर्क फॉर यू, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एज वेल एज फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस में आपको ये पता रहता है कि कितना पैसा आ रहा है। देखिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द मैन, अ पर्सन। फाइनेंस इज द की टर्म और द प्रॉपर्टी बाय विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और you can also aware about the goal benefit which is the your optimum target। तो फाइनेंस का मतलब हो गया कि पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये एक्चुअल जो है ये डील करता है फाइनेंस सिस्टम को, कहाँ से पैसा आ रहा है, लोन कैसे ले रहे हैं। इसका और अकाउंटिंग का अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। कहीं ना कहीं ये मिलते भी हैं लेकिन कहीं कहीं ये अलग भी रहते हैं, मतलब आप इनको सेम नहीं कह सकते। दोनों के फंक्शन भी अलग होते हैं। जैसे कैश मैनेजमेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट है, कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, ये सब कॉमन जो है आपके एग्जाम्पल है। और जहां अकाउंटिंग की बात होती है, मैंने आपको बताया पर्सनल रिलेटेड होता है, पर्सन रिलेटेड होता है, जिसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग है, आपका इन्वेंट्री है। अकाउंट जो है वो अकाउंट भी 2 या 3 तरह के होते हैं कि आप रिसीव क्या कर रहे हैं, पे क्या कर रहे हैं। आपने पढ़ा भी होगा अकाउंटिंग सिस्टम में, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल। ठीक, पेरोल है, पेरोल तो पर्सनल का होता है जिसमें सैलरी सिस्टम ये सब आपके मेंशन रहते हैं। और डिफरेंट लेजर्स बनते हैं या जनरल लेजर भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सब अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं तो ये आपको पता है कि फाइनेंस क्या चीज होती है और अकाउंटिंग क्या चीज होती है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे फंक्शंस आपके वर्क करते हैं, वर्किंग में होते हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। So this is the actual known as business information system and sometimes also known as cross-functional information system. This is also known as cross-functional, जो अगर आप इनको रिलेट कर देते हैं तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मीन्स क्रॉस फंक्शनल हम क्यों कह रहे हैं, क्रॉस फंक्शनल का मतलब क्या होगा कि एक्चुअली दीज डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रॉस दियर बाउंड्रीज, कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस फंक्शन इन ऑर्डर टू री इंजीनियर एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस प्रोसेस। That's why I saying this is cross functional information system। ये जो बेसिक है उसके अलावा भी ये डिफरेंट जो गोल्स हैं या फंक्शन है इनको कॉमन गोल करके या कॉमन गोल लेते हुए परफॉर्म करते हैं। ये किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये आपका होता ही होता है। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल भी समझा देंगे। ये समझ में आया सबको? इसमें किसी को अगर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो पूछिए, फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हाँ, क्या हो गया? अच्छा, ये वाला वर्क ऊपर वाला बता रहा हूं। अच्छा, ये वर्कफ्लो जो सिस्टम होता है, whenever you are develop or you are going to develop any software or the information system, there are number of processes, there are number of tasks। So by using workflow system you are able
to bifurcate your work in a systematic or pictorial representation so that all team leaders can understand what is the actual work, कौन सा उन्हें परफॉर्म करना है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसे भी फेजेस होते हैं जिनमें किसी एक फेज का आउटपुट जो है वो दूसरे फेज के लिए एज ए इनपुट वर्क करता है। तो वर्क फ्लो में जो पूरा हियरार्किकल सिस्टम आपका रहता है, क्लियरली मेंशन होता है कि कौन कौन पर्सन कौन कौन सा टास्क कंप्लीट करेगा और उसके बाद एक्चुअली में जो डिजायर टास्क है वो परफॉर्म हो जाएगा आपका। तो प्रॉपर हियरार्की बनी होती है। वर्क फ्लो सिस्टम का मतलब यही हुआ कि जो आपका काम है वो एक फ्लो में होना चाहिए और वो फ्लो मेंशन होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे कि हम लोग ने आपको जो भी बीसीए कैरिकुलम है, बीसीए कैरिकुलम जब बनाया गया तो उसमें मॉड्यूल बनाए गए, सेमेस्टर वाइज बनाया गया, सेमेस्टर में सब्जेक्ट बनाए गए, सब्जेक्ट में यूनिट बनाई गई, यूनिट में मेथोलॉजी बनाई गई कि कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी यूनिट है तो उसमें कितने थ्योरी लेक्चर होंगे, कितने के प्रैक्टिकल सपोर्टेड होंगे। जब थ्योरी लेक्चर होंगे तो यूनिट वाइज में टेस्ट कैसे होंगे, बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, इवेल्युएशन प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, ट्यूटोरियल हम लोग ने एक प्लान करके रखा हुआ है इन अ वीक की, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्यूटोरियल क्लास में बच्चा समझ पाएगा। एंड देयर आर आल्सो सम अदर मीन्स और द प्लेटफॉर्म बाय विच यू एंड मी कैन बी एबल टू कम्युनिकेट फॉर एनी प्रॉब्लम और द कॉन्सेप्ट। So this is known as workflow। प्रॉपर जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं उसका प्रॉपर आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग समटाइम्स कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जो भी टास्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना और उसके बाद उसको कंप्लीट करना। जैसे फ्लो चार्ट वगैरह तो पढ़ा होगा मधुर सिंह, तो फ्लो चार्ट में आप क्या करते हैं, एक पूरा इंटायर टास्क है, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो सिंबल्स है उसमें बाइफरकेट करके कि ये वाला हमारा इनिशियलाइजेशन का या इनपुट का टाइप सिंबल हो गया, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कहीं पे कंडीशन लग रही है और फाइनली वो आउटपुट हो जाता है। इसके थ्रू क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। तो आपको पता है सी का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी आपको समझ में आ जाता है। सेम पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इनटू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर। समझ रहे हैं? मधुर सिंह आवाज आ रही है? समझ में आया? वर्क फ्लो, वर्क फ्लो का मतलब यही हुआ कि जो भी आपका काम है या टास्क है उसका फ्लो ऑफ सीक्वेंस, प्रॉपर स्ट्रक्चर पता हो तभी आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हम शुरू कहां से करें, कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, किसको शुरू करने के बाद क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बीच से स्टार्ट करते हैं। जो आप अगर वर्कफ्लो बनाएंगे तो आप पाएंगे कि वो टास्क कहीं बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन शुरुआत वहीं से आपको करनी है क्योंकि बाकी सब उससे जुड़े हुए हैं। बिना उसको इम्प्लीमेंट किए हुए आप फर्दर नहीं कर पाएंगे प्रोसीजर। समझ रहे? तो वर्कफ्लो में क्लियरली मेंशन होता है कि स्टार्ट कहां से करना है, कहां पे कौन सा स्टेप कहां पे मैच होगा, कहां ऐड होगा, कहां कोलैबोरेट होगा, कहां पे खत्म होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इससे आप जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसको भी पार्टीशन कर देते हैं। हमने आपको जब डिजाइन बताया था तब भी बताया था कि दो तरह की डिजाइन होती है, एक बॉटम है, टॉप डाउन। कुल मिलाकर के एक्चुअल जो हम लोग का टास्क होता है वो प्रॉब्लम पार्टीशनिंग का होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर। इसको आप ब्रेक कर दिए स्मॉल स्मॉल पार्ट में विद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और फिर उसको परफॉर्म करिए। नाउ कम टू द क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम कॉमन आपको एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझेंगे तो ये देखिए आपका मार्केटिंग हो गया। देखिए डायग्राम जरूर बनाइएगा, इनके जो सब फंक्शन है हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये मार्केटिंग आपका हो गया। सपोज करिए ये प्रोडक्शन है,
ये आपका HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहां पे आपका कहीं हमने बना दिया अकाउंटिंग सिस्टम, और यहां पे ये बना दिया हमने फाइनेंस। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब ये एक दूसरे से सब रिलेटेड है। ठीक है, देख रहे हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मार्केटिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, HRM से रिलेटेड है, मार्केटिंग अकाउंटेंट से रिलेटेड है, और फाइनेंस से भी रिलेटेड है। जो प्रोडक्शन है वो HRM से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और साथ ही साथ फाइनेंस से रिलेटेड है। अकाउंटिंग HRM से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से और मार्केटिंग से। फाइनेंस प्रोडक्शन, फाइनेंस टू द अकाउंटिंग, फाइनेंस टू द HRM, फाइनेंस टू द मार्केटिंग, और HRM मार्केटिंग से रिलेटेड है। HRM आल्सो रिलेट्स विद द प्रोडक्शन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, टोपोलॉजी हमने आपको जो बताई थी, जो मेश टोपोलॉजी होती है कि सारे नोड, सारे नेटवर्क डिवाइसेस का सबसे कनेक्शन। So this is also implemented in the cross-functional information system or the business information system। तो जो भी आप कोई information system बनाते हैं, it comprises many information system। और ये जो मैंने आपको कॉमन बताया, ये हर इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहता है। कहीं पे थोड़ा पार्ट रहेगा, कहीं हो सकता है छोटा मॉड्यूल रहे, कहीं इस मॉड्यूल के कुछ फंक्शन रहेंगे, लेकिन ज्यादातर ये रहते हैं। दैट्स व्हाई आई टेक इट a common example। So this is known as cross functional information system। मतलब you can't say that कि ये मार्केटिंग का काम है, but it is not associated with production or the HRM department। समझ रहे हैं? ये सब एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। और आपको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डेवलप कर रहे होते हैं, जब भी आप बनाएंगे, अभी फिफ्थ या फोर्थ सेमेस्टर, जब फोर्थ सेमेस्टर की ट्रेनिंग के बाद जो समर ट्रेनिंग होती है, उसका फिफ्थ सेमेस्टर में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तब आप बताएंगे, उसका वाइवा भी होता है फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं तो क्या होना होगा उसमें। मोस्ट ऑफ द 90% सॉफ्टवेयर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड। ज्यादातर उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं 90%। और ये सारे फंक्शंस, ये सारे जो सिस्टम्स हैं, वो कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं फॉर द sake of business information system। Now come to the marketing information system। Marketing information system has different individual functions। इसमें पहला तो होता है इंटरैक्टिव मार्केटिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है आपका कौन सा? इंटरैक्टिव मार्केटिंग। दूसरा आपका होता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। ये नया नाम है, नहीं तो सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन के अदर फीचर्स होते हुए भी आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा होता है आपका फंक्शन एडवर्टाइजमेंट। एंड प्रमोशन। थर्ड आपका होता है मार्केट रिसर्च। ये आप सब फंक्शन भी कह सकते हैं। मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग। कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट एंड आल्सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कहीं कहीं आपको एक और नाम मिलेगा सेल्स ऑटोमेशन के साथ ही साथ सेल्स मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैंने नाम लिया, एडवर्टीजमेंट भी है। सारे फंक्शन जो है जितने भी आपके रहते हैं, ठीक है, ये मार्केटिंग फंक्शन ये इसमें इंक्लूड करता है। साथ ही साथ ये बाकी जो आपके फंक्शन है HRM, क्योंकि मार्केटिंग जब आप करते हैं तो इसमें पर्सनल यूज होते हैं, मैन पावर यूज होती है,
पर्सन यूज होते हैं उनके बारे में भी ध्यान रखता है। अकाउंटिंग वही इसमें यूज होती है क्योंकि उनके पर्सनल बेनिफिट वगैरह जो मॉनेटरी सिस्टम होता है, दिस इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द फाइनेंस। पैसा कहां से आएगा, प्रमोशन में कितना पैसा लगेगा, मार्केटिंग में कितना पैसा लगेगा, ये सब भी सारे टास्क ये से अटैच होते हैं या कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट होते हैं। So this is the common example of marketing information system with these type of information functions। समझ रहे हैं? मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो फिर सेल्स की बात आ जाती है। सेल्स का मतलब क्या हुआ, जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली बेस्ड है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएं। तो एक स्ट्रेटजी सेल्स मैनेजमेंट या सेल्स फोर्स ऑटोमेशन जो है वो बताता है कि किस स्ट्रेटजी के साथ आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएं। समझ रहे? उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप कोशिश करिए टू अ लार्ज एक्सटेंट यू मस्ट रिड्यूस द सेल साइकिल। बहुत लंबी साइकिल ना बनाइए। सो शॉर्टन द सेल साइकिल थ्रू प्री क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। जो साइकिल है उसको छोटा करिए, बहुत बड़ा मत करिए कि यहां से वहां जाएगा, वहां से यहां जाएगा, वहां से यहां जाएगा, फिर उसके बाद एंड यूजर के पास जाएगा। इससे अच्छा ज्यादातर आप कोशिश करिए कि डायरेक्टली एक या दो मिडिल मैन के थ्रू आप कस्टमर तक पहुंच जाएं। बहुत सारी जो ई कॉमर्स कंपनीज ओनली सक्सेस बिकॉज उनकी जो साइकिल होती है वो काफी छोटी हो जाती है। जो सेल साइकिल है वो काफी छोटी हो जाती है। आल्सो सेल्स ऑटोमेशन सिस्टम या सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे दो हैं, सेल्स ऑटोमेशन उन्होंने अलग कर दिया। ऑटोमेशन का मतलब इस समय जो टेक्निकल आईटी सपोर्ट के थ्रू सेल हो रही है, सेल फोर्स ऑटोमेशन का टेक्निकल आईटी सपोर्ट के थ्रू हो रही है। तो आल्सो इंक्रीज रेवेन्यू थ्रू टारगेट मार्केटिंग। नाउअडेज अनदर कॉन्सेप्ट इवॉल्व नोन एज टारगेट मार्केटिंग। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टारगेट मार्केटिंग क्या होती है। अनदर टर्म है मार्केटिंग में टारगेट मार्केटिंग। ये क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मार्केटिंग का ही टर्म है। साथ ही साथ ऑटोमेट द मैनेजमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ वेब लीडर्स एंड वेब लीड्स, क्योंकि जितनी भी सेल्स आपको करनी है बाय यूजिंग द आईटी प्लेटफॉर्म। जो ई कॉमर्स हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आईटी प्लेटफॉर्म पे ही आपका वर्कआउट हो पाएगा। तो कोशिश ही की जाती है कि जो मैनेजमेंट है या जो आपकी क्वालिफिकेशन है या जो की स्किल्स है वो वेब बेस्ड या आईटी बेस्ड होनी चाहिए। दीज आर द बेनिफिट्स आर द वेब बेस्ड सेल्स फोर्स ऑटोमेशन और द इंफॉर्मेशन सिस्टम और द सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। आल्सो सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च, फोरकास्टिंग, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब मार्केटिंग का ही काम होता है कि कस्टमर की सर्विस और सपोर्ट का सारा इन्हीं के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड एज वेल एज प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट को मैनेज करना, प्रोडक्ट में क्या कमी है वो जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचा देना, ये टास्क भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही होता है या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही होता है। नाउ कम टू द टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर कस्टमर और द पर्सन जो आपके प्रोडक्ट के लिए अप्लीकेबल होते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है वो सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, वो सब पे अप्लाई नहीं होता है। तो टारगेट मार्केटिंग का मतलब वो पर्सन जो कस्टमाइज्ड सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, जो आईटी सेक्टर पे ज्यादातर फोकस होते हैं या वेब जो आपकी साइट्स हैं या ई कॉमर्स है या वेब कॉमर्स है उस पे फोकस्ड होते हैं, उनका ही मेन आप जो है टारगेट करते हैं, उन्हीं को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। जनरलाइज तो आप करते ही करते हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है कि कौन से पर्सन एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर योर प्रोजेक्ट और द कंपनी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था पुल मार्केटिंग एंड पुश मार्केटिंग, जो आप दो स्ट्रेटजी हैं वो टारगेट मार्केटिंग का ही एक पार्ट होती है। टारगेट मार्केटिंग को इन्हीं मार्केटिंग के थ्रू
आप अकम्प्लिश या अचीव करते हैं। समझ में आ रहा है? टारगेट मार्केटिंग की कुछ खास बात भी होती है, डिस्कस करते हैं जब टारगेट मार्केटिंग की बात हो रही है। इसके आप फीचर्स कह सकते हैं या कंपोनेंट भी आप कह सकते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी डेवलप्ड या मार्केटिंग कंपनीज होती है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो आपके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा सिंसियर होते हैं, उन्हीं पे अपील करती हैं। टू अ लार्ज एक्सटेंट उनका फोकस भी उन्हीं पर्टिकुलर कस्टमर या पीपल की ओर होता है। दीज आर नोन एज स्पेसिफिक कम्युनिटीज फॉर योर प्रोडक्ट। This can be also, you can say that, communities of interest about your product। तो जो टारगेटिंग मार्केटिंग का पहला खास काम होता है या पहला मेन टारगेट होता है, कम्युनिटी पे फोकस करना, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, आर्ट क्राफ्ट हॉबीज, जियोग्राफिक कम्युनिटीज, वेब बेस्ड, लोकल न्यूज़पेपर, किसी के थ्रू ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन्हीं को ही टारगेट करते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसकी मार्केटिंग होती है, तो इन सभी को ध्यान में रख करके, टाई अप करके, उसी बेस पे ही आप अपना एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी बनाते हैं। समझ रहे हैं? उसी पे ही आपकी सारी पॉलिसी बेस्ड होती है। नेक्स्ट होता है सेकेंड कंपोनेंट है कंटेंट। कंटेंट का मतलब जब आप एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग करते हैं, तो whenever you are going to advertise your product, such as there are many information technology based system, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड, बैनर्स, ये जितने भी हैं आप ये प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। फ्लैश चला दिया, फ्लैश में पूरा ट्रायल है, फ्लैश पूरा आपका प्रोडक्ट को कोट करके, साथ ही साथ उसका डेमो वो आपका पूरा कंसोल पे यूजर के चल रहा है। मार्क्यू चल रहा है तो मार्क्यू पे भी पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो जो कंटेंट होता है वो पूरा फोकस्ड होता है फॉर योर डिजायर्ड कस्टमर या टारगेटेड कस्टमर। तीसरा है कॉन्टेक्स्ट। जब आप कंटेंट बनाते हैं तो कंटेंट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है कि किस कॉन्सेप्ट पे आप बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, ये ध्यान रखना होता है कि किस फीचर की ही बात कर रहे हैं। ये ना हो कि आप जनरलाइज फीचर लिख दें, प्रोडक्ट के स्पेशलाइज्ड फीचर ही रखे जाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में ही कंटेंट होगा, ये ध्यान रखिए, कॉन्टेक्स्ट में ही कंटेंट होगा। फोर्थ है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब मेजरली जो है, आप यू कैन से दैट, जो हमने आपको बताया कम्युनिटी, तो डेमोग्राफी में भी ये फर्दर जो कम्युनिटी है वो डेमोग्राफी के हिसाब से भी आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। मींस यू कैन से दैट टाइप ऑफ क्लास, टाइप ऑफ पीपुल, मींस इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो बैचलर होते हैं, कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे जो आपने टारगेट किया उसके बाद भी उनको फर्दर कैटेगराइज कर दिए अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक। कुछ ऐसे होंगे जो मैरिड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लगभग 40 से 50 के एज के होते हैं, उसको ध्यान में रख करके। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। आप देखते हैं कि ज्यादातर आजकल जो आपका एडवर्टीजमेंट आता है, आप देखिए टीवी में, उसमें स्टूडेंट्स या स्मॉल बेबीज, बच्चों को इंक्लूड कर लिया जाता है, बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। जब भी एडवर्टीजमेंट कोई भी बनता है तो उसमें ज्यादातर जो आपके एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी, और साथ ही साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है, और उसको ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट या ब्रांडिंग की जाती है।
तो वो बताते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट जो अगर हो रहे हैं तो बच्चे को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो दूसरा बच्चा भी इस पे ज्यादा फोकस करेगा और ज्यादा ही अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज करेगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट जरूर लें। तो वो जो डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक में भी यानी जो कम्युनिटी है उसके बाद भी उसमें कम्युनिटी में भी इसने एज वाइज या डेमोग्राफिक के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया। पर्सनल को जो चूज किया उसमें भी ब्रांडिंग कर दी, उसके हिसाब से भी ब्रांडिंग कर दी कि इनको इन्वॉल्व कर लिए, ये इस कैटेगरी के बच्चों के लिए, ये इनके लिए, ये इनके लिए। नाउ कम टू द ऑनलाइन बिहेवियर, जो फिफ्थ पॉइंट है। मार्केटिंग टारगेट का ये भी इंपॉर्टेंट टास्क है। ऑनलाइन बिहेवियर मीन्स यू कैन से दैट कि आप बिहेवियर किस तरह से कर रहे हैं जो आपके एक्चुअल यूजर या टारगेटेड कस्टमर है। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है। अगर वो आपको मना कर देते तब भी उनसे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शंस भी आपके इंपॉर्टेंस में यहाँ पे हो जाते हैं। मार्केटिंग में रिएक्शंस, गेस्चर, पोस्चर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जब आपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर की स्क्रीन पे रखा तो बहुत सारे जो कस्टमर है बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हो सकता है उसको मेल लिख दें, हो सकता है अब आप फोन पे बात कर रहे हो, आपको उन्होंने फोन कर दिया तो आप उनको जो है गलत तरीके से अब्यूज कर दें या रिएक्ट कर दें, तो भी उनका बिहेवियर प्लीजेंटली रहता है। आपने देखा भी होगा, कभी कभी बात करते हैं फोन पे, कहीं भी कस्टमर केयर में आप बात करिए, तब भी वो टू लार्ज एक्सटेंट दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस टू हियर योर प्रॉब्लम। ये ध्यान रखते हैं क्योंकि वो बाउंड होते हैं, वो आपसे तुरंत तुरंत आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं एज पर द योर कन्वर्सेशन। जो आपने स्टार्ट किया है उसके अकॉर्डिंग भी वो बिहेव नहीं करते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो काफी पेशेंट होते हैं, काफी उनके पास पेशेंस होता है। तो ये सब जो होते हैं ये कंपोनेंट्स हैं, या इसके थ्रू ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। दीज आर द एक्चुअल बेनिफिट और द कंपोनेंट ऑफ टारगेटेड मार्केटिंग। सभी को समझ में आ गया ये? इसी में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अटेंडेंस लिख दीजिए। अटेंडेंस मैं फिजिकली भी लूंगा अभी। अगला टॉपिक जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। केस स्टडी आज जरूर जमा कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा। ठीक है।